बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल यार दिल बरम किस्त नंबर 4 पेशे खिदमत है। सुबह इनफाल तैयार होकर साहब के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। शाइस्ता बेगम ने जाने से मना किया था पर उसका ज़रूरी टेस्ट था तो वो जल्दी आने का कहकर चली गई। महद कल काफ़ी थक गया था। एक तो इतना लंबा सफ़र किया था और फिर फूफो लोगों के पास बैठा रहा था और रात देर से घर है, इसलिए आज वो देर से उठा था। 9 बजे का वक्त था जब वो नक सक्सा तैयार ब्राउन जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, उस पर ब्राउन ही हाफ स्लीव जैकेट पहने, खूबसूरत बाल जेल से सेट किए, ग्रे आंखों में हल्की सी सुर्खी फैली थी, सुर्ख लब व्यवस्थ की खुशबुएं बखेरता वो वाइट स्निकर में मुकीद मजबूत कदम फर्श पर जमाता डाइनिंग हॉल की जानिब आया जहाँ बैठे हवेली के अफराद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। महद ने एक तैराना नज़र उसा पर डाली और अरसलान खान के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। रुमाना बिना पलके झपका महद को देख रही थी जो बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी लिए संजीदा तासुरा सजा सब पर एक पुरफसूं तारीख कर गया था। आज कहाँ का प्लान है महद बेटा? अरसलान खान ने अपने बेटे को प्यार से देखते पूछा। इस्लामाबाद जाना है, खान मिल्स का विज़िट और 1-2 मीटिंग्स हैं। महद ने मध्यम आवाज़ में उन्हें मुख्तसर अंदाज में बताया। हम पर कल तो आ रहे हो, 1-2 दिन रेस्ट करो। नहीं बाबा, रेस्ट जो होना था हो गया। बदर, अफनान, समद भी मेरे साथ जाएंगे। स्टडी मुकम्मल हो गई तो अब बिज़नेस पर ध्यान दें। वो नाश्ता करता संजीदा रूबदार आवाज़ में हतमी फैसला करते उनको आगाह कर गया, जबकि उन्होंने असबात में सर हिलाया था। रुमाना पहले की महद की हवेली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और अब तो मज़ीद उसकी दीवानी हो गई थी। सादिया का भी यही कुछ हाल था, जबकि शादाब वहाँ मौजूद नहीं था। वो सुबह ही अपने घर चला गया था। जबकि बच्चों की पढ़ाई हो गई तो मैंने फ़ैसला किया कि अब उनकी शादियाँ कर देनी चाहिए। अरसलान खान ने साहब को देखते कहा, आप क्या कहती हैं खानम भी? सही कहा, पर पहले महद की होगी फिर ही बाकी साहब की। खानम भी महद को देखते बोले, मुझे अभी नहीं करनी शादी, जब करनी होगी बता दूंगा, फ़िलहाल आप बाकी साहब का सोचें। महद जूस का गिलास लब्बों से लगाता बोला। नज़रें बेसख्ता किसी की तलाश में उठी पर वो कहीं नहीं थी। सेकंड में उसकी पेशानी पर बाल पड़े थे, जबकि उसके यूं इनकार पर रुमाना खोल कर मुस्कुराई थी कि उसके पास वक्त था महद को अपना बनाने का। वो गिलास के किनारे पर उंगली फेरती बहुत कुछ सोच रही थी। तो ठीक है, आप लोग इस्लामाबाद से वापस आ जाएं, फिर ही डेट फाइनल करेंगे, मनान खान ने कहा। महद का मूड सख्त ख़राब हो चुका था जब भी वो नाश्ता छोड़कर वहाँ से उठ गया, जबकि वो सब खामोशी से नाश्ता करने लगे थे। क्या हुआ, कैसा हुआ टेस्ट? अली ने इन दोनों से पूछा। अच्छा, और तुम्हारा? निम्रा ने कहा, हम ठीक है, आओ बैठते हैं कुछ देर। अली निम्रा को गहरी नज़रों से देखता बोला, नहीं बैठते, हम खड़े ही रहेंगे। इनफाल ने चादर ठीक करते कहा, जैसे हुक्म मलका आलिया। अली थोड़ा सा झुझका। निम्रा अली की नज़रों से घबराती बहाना बनाकर वहाँ से भागने के पर तोड़ने लगी। तुम दोनों रुको, मैं अपने कज़न से मिलकर अभी आती हूँ। निम्रा इनको कहकर वहाँ से चलेगी। वैसे इनफाल तुम्हारी दोस्त रहती कहाँ है? अली ने राजदार से पूछा। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगने लगी है, अली ने साफ गोई से कहा। अच्छा, और वो तुम्हें पसंद करती है कि नहीं? इनफाल ने खोजती नज़रों से देखा। मुझे लगता है वो भी करती है। मुझे क्यों नहीं बताया? निम्रा ने। इनफाल बुड़बुड़ाई। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो उससे। वो गुस्से से बोले, यार तुम भी तो दोस्त हो ना, तुम हमारी सेटिंग करवाओ। अली बेचारगी से बोला, कोई दोस्त नहीं हूँ मैं, ज़बरदस्ती चुपके फिर रहे। इनफाल ने तनफ़ुर से कहा, अच्छा कज़न तो हो ना? अली उसे जिद करते बोला, कज़न मतलब तुम? कोई नहीं, मेरे कज़न वज़न नहीं यार, कज़न हो, मान लो। वो मुस्कुराहट दबाए बोला। इनफाल ने उसके चेहरे की जानिब देखा जो कुछ जानना पहचाना सा लगा था। इनफाल उसको इतने वसूख से कहने पर सोच में पड़ गई। कहाँ खो गई तुम्हारी शक्ल में? इनफाल ने दांत पीस कर कहा, मतलब ये कि तुम एक नंबर के कहीं से भी मेरे कज़न नहीं हो। अच्छा दोस्त हो ना? आपके अली ने फिर से पैंतरा बदला। अजीब ज़बरदस्ती है। इनफाल ने घूरा। हाँ अच्छा, कोई तरीका ही बता दो। तुम्हें तमीज़ नहीं है, मुझे क्या पता होगा भला? इनफाल गुस्से से बोले, जो उससे लड़कियां पटाने के तरीके पूछ रहा था। तुम्हें आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया? अली मसनूई हैरत मोए बोला, नहीं करे तो से दांत तोड़कर हथेली पर रख दूंगे, इसलिए नहीं किया। उनको अपने दांत अहम, तुम्हें वही हैंडल कर सकता। अली कुछ सोचकर बोला, कौन? जिससे तुम डरती? किससे? इनफाल ने तस्दीक चाहिए। कोई तो होगा, ऐसा कोई नहीं। इनफाल ने सर झटका। अच्छा चलो, जैसी तुम हो, इससे भी डबल रोब धाड़ वाला होगा। अली बातों ही बातों में किसी के मुतल्लिक इशारा दे गया। तुम बददुआ दे रहे हो। इनफाल आंखें दिखाती बोले, तुम नहीं, फ्यूचर बता रहा। अली किसी की रोबदार शख्सियत का सोचकर गहरा मुस्कुराया। तुमसे नहीं पूछा मैंने फ्यूचर अपना। अच्छा सोचो, अगर मैं तुम्हारा कज़न हुआ तो? उसने फिर से इनफाल को
उलझाना चाह तो मैं तुम्हें अपने शम्स लाला से कहकर बकरे की तरह आग पर भुनवा दूंगी। इनफाल के इतने सख्त अल्फाज में कहने पर अली को जोर सी है, तुम लोग कज़न के साथ ये सब करते, हम उससे भी बुरा। उसके तनक कर कहने पर अली ने मुस्कुराहट दबाई, तो मतलब आफरीदी पठान इतने ख़तरनाक होते हैं? क्या मतलब ख़तरनाक? क्या किया है हमने? इनफाल भड़क उठी, अभी तो कह रही है कि तुम कज़न की सच्ची सुजी बनाते हो, हम पाए भी और नहारे भी बनाते हैं, इसलिए तुम्हारी तो ज़रूर बनेगी। इनफाल ने घूर कर कहा, उफ़ तौबा है, इतनी जालिम पठानी हो, मुझ मजलूम पर ये करम नवाजी क्यों होगी तुम्हारे मुझे ना बताने पर? अब तो अगर मैं तुम्हारा कज़न हुआ भी फिर भी नहीं बताऊंगा। अली ने डरने की एक्टिंग करते कहा। इनफाल ने उसकी एक्टिंग पर सर झटका, जाओ वो अब अकेली है, पूछो उससे। इनफाल निमरा को अकेले लाइब्रेरी की जानिब जाता देख अली से बोली, जबकि अली मुस्कुराकर बाय कहता उसकी जानिब चल दिया। इनफाल का मूड जो रात से ही ख़राब था, अली से बहस होने पर एकदम फ्रेश हो गया था। अब तो उसे भी अली के हवाले थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था। जल्द ही वो छोटी हवेली जाकर अपने शक पर यकीन की मोहर सब्त करना चाहती थी। इनफाल सब कज़न के साथ लाउंज में आई थी, जहाँ सब ख़वातीन बातें कर रहे थे, जबकि मर्द हजरत मर्दान खाने में थे, जहाँ कोई अहम मसला अरसलान खान के पास लाया गया था। महद के कहने पर वो लोग इनफाल को लिए जल्द ही घर आ गए कि उन्हें महद के साथ जाना था और महद को इंतज़ार करना पसंद नहीं था। इनफाल का लेक्चर था, उसने मना करना चाहा, पर महद का हुक्म था कि इनफाल को भी लेकर हवेली पहुँचे। इनफाल जो भूल गई थी कि महद अब उसे नहीं रोकेगा, ये उसका वहम था। वो सबसे कुछ देर बातें करके अपने कमरे में आ गए, जबकि बाकी सब भी अपने कमरों की जानिब बढ़े थे। महद जो मर्दान खान ने अरसलान खान के साथ बैठा किसी अहम मौजू पर बात कर रहा था कि उसके फ़ोन की मैसेज टून बजी। एक बार दो बार तो उसने इग्नोर किया, पर तीसरी बार उसने अपना फ़ोन उठाकर मैसेज चेक किया। मैसेज देखती उसकी आंखों के गोशे सुर्ख होने लगे। स्क्रीन पर इनफाल की तस्वीरें थी, जिनमें वो अली के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, तो कहीं घूर रही थी और कहीं चादर दुरुस्त करती उसकी तरफ देख रही थी। महद जो पहले गुस्से से भड़का बैठा था कि मज़ीद तस्वीर जलती पर तेल का काम कर गई कि वो माथे पर बेशुमार बाल डले वहाँ से उठा। इनफाल जो भी फ्रेश होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल सुखा रही थी, यकदम से धाड़ से दरवाज़ा खोला। उसने हड़बड़ाकर देखा तो सामने ही महद अरसलान सुर्ख आंखों से उसे घूरा था। महद को पहली बार अपने कमरे में देखकर इनफाल की सीटी गुम हुई। उसके चेहरे पर पथरीले तअसरात देखकर वो घबराई और जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ा। तुम यूनिवर्सिटी गई थी? वो जरहाना तेवर लिए आगे बढ़ा। उसे बहुत बुरा लगा था इनफाल का यूं किसी लड़के से बातें करना। और कौन था वो जो हर रोज़ उसे इनफाल की तस्वीरें भेज रहा था? उसे पहले इस इंसान का पता लगाना था, तभी उसने सख्त से इनफाल को जानने से मना किया था। और वो लड़का जिसके साथ ईमान की पिक्स थी, उसके बारे सोच कर ही महद का खून खौल उठता था। जज जी, वो मजबूत बनती बोले। तब भी महद ने उसकी जानिब कदम बढ़ाया और झटके से उसे खींच कर दीवार से लगाया था कि इनफाल की पुश्त दीवार से ज़ोर से टकराई। दर्द की शदीद लहर उसके वजूद में सिरैत कर गई थी। ये क्या कर रहे हैं महद भाई? इनफाल दर्द बर्दाश्त करती उसकी खून छिलकाती आंखों में देख कर बामुश्किल बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि अब नहीं पढ़ोगे। किसकी इजाज़त से गई फिर? हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? महद उसके गिर्द दीवार पर हाथ का धाड़ा था। बात ना मानने पर हाथ दर्जा गुस्सा था। मैं क्यों सुनूं आपकी बात? और आप होते कौन है मुझे इजाज़त देने और ना देने वाले? उसकी बात पर इनफाल का दिमाग घूमा था। मैं जो भी हूँ जहन नशीन कर लो मेरी बात। मरना तुम पर फ़र्ज है। अब तुम जाकर सबको खुद मना करोगे, और अगर ना करूँ तो? वो निडर अंदाज में उसकी आंखों में देखकर चैलेंज करती बोले। महद ने अब्रू उचकाई थी। आई लाइक इट। तो तुम कल ही मेरे कमरे में मेरे बेड पर मेरी दुल्हन बनकर होगे, और सोचो फिर कितने इख्तियारात होंगे मेरे पास। महद उसके चेहरे को देखता बहुत कुछ जता गया। उसकी बात पर इनफाल का चेहरा सफ़ेद पड़ा था, दिल सूखे पत्ते की मानद लर्जा था। वो हैरान नज़र से उसे देख रही थी। अब यकीनन तुम अपने दुश्मन से शादी नहीं करना चाहोगे। हम तो सबको मना करके तुम्हें नहीं पढ़ना, वरना। महद ने उसको डराकर बात अधूरी छोड़कर उसकी फैली आंखों में झांका। गुस्से और हैरानगी से इनफाल का वजूद हल्के हल्के लार्ज रहा था। स्टॉप इट, आपको ज़रा शर्म नहीं है? ऐसा कहते हुए माजिद भाई इनफाल तेज़ होती सांसों में फूले तनफ़्फ़ुस से बोली। महद की आखिरी बात ही उसका वजूद सुन कर गई थी। शर्म किस बात की? कुछ गलत तो नहीं कहा। और तुम शर्म का दरस देने के बजाय जैसे मैंने कहा वैसा करो। अगर इतना ही शौक है तो घर बैठकर पढ़ो, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? महद ने उसके चेहरे को देखा। शफाफ चेहरा, खूबसूरत नैन नकुश, क्रिस्टल आंखों में गुस्सा भरे वो उसे देख रही थी। महद के दिल ने बीट मिस की थी।
بتا دوں گا، اس میں تمہارا ہی فائدہ۔ وہ گمبھیر آواز میں مانی خیزی سے بولا جو انفال کے سر پر سے گزر گئی۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ نکلتا چلا گیا، جبکہ انفال دھک دھک کرتے دل سے اپنی جگہ کھڑی مہد کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر مہد نے وہی نمبر کسی کو سینڈ کیا۔ حارث مجھے کل تک اس نمبر کی ڈیٹیل، اس کا بایو ڈیٹا سب چاہیے۔ مہد نے اپنے دوست سے کہا۔ اوکے، کام ہو جائے گا، حارث نے کہا اور مزید 2-4 باتوں کے بعد کال رکھ دی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب جی، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ ملازم پیغام دے کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مہد کو بالکل نہیں پسند تھا کوئی اس کے کمرے میں آیا۔ مہد لب بھنچے اپنا فون بیڈ پر پٹک کر ارسلان خان کے پاس اسٹڈی میں آیا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہم مہد، آپ نے انفال کو پڑھائی سے منع کیا؟ جی کہہ کر وہ ان کے سامنے صوفے پر برجمان ہو گیا۔ کیوں، وجہ کیا ہے بچی کو پڑھائی سے روکنے کی؟ بابا وہ بھی نہیں بتا سکتا، ابھی مجھے خود اس بات کی تصدیق کرنی، تبھی ہی آپ کو بتا پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر روکا ہے تو پھر ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ بھی اس کے بابا تھے، اچھے سے جانتے تھے بیٹے کو۔ جبکہ مہد نے اچنبے سے دیکھا، کیا مطلب؟ یا تو انفال پڑے گی یا پھر ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ اب بتاؤ برکھا، کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ ارسلان خان نے مہد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، پڑھ لے، پر یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ مہد نے کہا، اگر انفال یونیورسٹی نہیں جائے گی تو اسے تم پڑھاؤ گے؟ ارسلان خان نے اگلا حکم دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ مہد بنا اٹھا۔ یہی کہ انفال کو تم ٹیوشن دو گے؟ بالکل نہیں بابا، گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں، کسی سے بھی پڑھ لیں۔ آپ انفال پر حق جتا رہے ہو مہد، کیونکہ میں حق رکھتا ہوں اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اچھا، تو یہ حق اب اچانک سے کیسے جا گیا؟ وہ بھی بیٹے کو بھگو کر مار رہے تھے۔ اچانک سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، مہد جھنجھلا کر بولا۔ دیکھو میں اتنا تو میں جانتا ہوں کہ انفال کو یونیورسٹی نہ بھیجنے کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی، پر پڑھائی سے کیوں منع کیا ہے؟ بابا میں نے غصے میں کہا تھا، میرا ارادہ اسے یونٹ جانے سے روکنے کا تھا۔ مہد کو انفال پر سخت تاؤ آیا تھا، جس نے اس کے بابا کو بتا دیا تھا۔ اس نے دانت پیسے، پڑھ لے وہ، پر میں ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ مہد اپنی کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا کہ اسے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ مہد کی دھمکی کے پیش نے اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا نا، گھر میں کسی کو اس کی یہ بات بتا سکتی کہ سوچ آتے ہی جسم پر کپ بھی طاری ہو جاتی۔ اس نے ارسلان خان سے بھی بات کی تھی۔ ارسلان خان نے بتایا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا جانا ٹھیک نہیں، کچھ دنوں تک وہ نہ جائے اور گھر میں ہی پڑے۔ ارسلان خان جانتے تھے کہ مہد اس مسئلے کو جلد ہی حل کر لیں گے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مہد شدید قسم کی جلن کا شکار ہے۔ اسے انفال کا علی سے باتیں کرنا، مسکرانا جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ جبھی تو وہ بنا سوچے سمجھے انفال کو اس بات کی سزا دینے کی خاطر اس بیچارے کو پتہ تک نہیں تھا کہ پڑھائی سے ہی منع کر دیا کہ نہ وہ یونیورسٹی جائے گی اور نہ اس لڑکے سے ملے گی۔ پر یہ مہد کی بھول تھی کہ جتنا وہ انفال کو دور کر کے وہ ہو جائے گی، یہ تو وقت طے کر کے اس کی یہ پوزیسونیس اس پر ہی بھاری پڑنے والی تھی۔ انفال سے مزید جلن اور غصے سے دو چار کرنے والے تھے کہ مہد کے ضبط کو بری طرح آزمانے والے تھے۔ دونوں کے بقول کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کی نام نیاز بغیر سر پیر کے پیدا کی نفس سے ٹھکرا کر نئے رنگ بھرنے والی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ اداس ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے نانا اور شمس لالا کے پاس چلی جائے۔ کیا ہوا، ہماری بیٹی اتنی اداس کیوں ہے؟ شائستہ بیگم اسے کھانے پر بلانے آئی تھی، پر اس کا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، کچھ نہیں مورے، مجھے شمس لالا کی یاد آئی، کتنے مہینوں سے نہیں گئی میں، لالا اور نانا خود ہی ملنے آ جاتے ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی، اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کا شمس لالا کے پاس جانا تھا۔ یہاں تو 2 دن میں مہد نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، کبھی آنکھوں سے تو کبھی باتوں سے جان نکالنے کے در پہ ہوتا تھا۔ وہیں شائستہ بیگم نے حلق اتار کیا اور گہرا سانس بھرا۔ اچھا چلی جانا، آ جاؤ کھانا کھا لو، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ مورے آپ کیوں نہیں جاتی وہاں؟ انفال نے ہر بار کی طرح پھر سے وہی سوال دہرایا۔ کتنی بار کہا ہے انفال کہ مجھ سے یہ مت پوچھا کرو، آپ کو اجازت دی ہے، آپ جاتی ہو، اتنا ہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے۔ شائستہ بیگم برہم ہوئی، جبکہ انفال ہمیشہ کی طرح ماں کا رہا ری ایکشن دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ شائستہ بیگم اسے ساتھ لیے نیچے۔ خان حویلی میں تینوں وقت کا کھانا ساتھ کھایا جاتا تھا۔ ابھی صاحب نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ حویلی کے چاروں بیٹے سب کو مشترکہ سلام کرتے لاؤنج میں آئے۔ پھوپھو صبح ہی رومانہ کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ گھر کے تمام افراد لنچ پر ایک ساتھ موجود تھے۔ سب نے ان کو دیکھا اور سلام کا جواب دیا، سوائے انفال کہ وہ جلد از جلد کھانا کھا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے مہد سے کفت محسوس ہو رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا تیار ہے، شمائلہ بیگم نے انہیں بلایا۔ وہ چاروں بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ جب شائستہ بیگم نے سب کو ان کا فیوریٹ لنچ دیا اور ساتھ کوک دی،
महद ने एक नज़र इनफाल को देखा जो अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी। वो अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस कर सकती थी जो वक्फे से उस पर उठ रही थी। उसकी बात याद आते ही खाने से दिल उचाट हुआ था और घबराहट सी होने लगी। बड़े पापा, मुझे छोटी हवेली जाना है। कहा महद के रवैये से वो काफ़ी घबरा चुकी थी। जब भी इनफाल ने अरसलान खान से कहा ठीक है बदर छोड़ आएगा, वो उसके मासूम चेहरे को देख मना नहीं कर पाए थे। जब ये हमेशा की तरह आज भी इजाज़त दे दी, ये नहीं जाएगी वहाँ। गंभीर इश्तियाल से भरपूर महद अरसलान खान की आवाज़ गूंजी, जबकि अरसलान खान समेत सब ने खाने से हाथ रोक कर महद अरसलान को देखा जिसका चेहरा हद दर्जा संजीदा हुआ था। उसके मना करने पर इनफाल को तप चढ़ी। मुझे जानना है बड़े पापा। इनफाल उसके गुस्से को हवा में उड़ाती फिर से बोली। उसकी हट तरवे पर महद हत्थे से उखड़ गया था। एक बात कान खोल कर सुन, जितना जाना था जाली, अब अगर गई तो टांगे तोड़ दूंगा। वो बरहमी से धाड़ा, जबकि वहाँ यकदम सकूत छा गया था। वो महद के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, पर इनफाल को उसका खुद पर गुस्सा करना, रोब जड़ना एक आंख ना पाता था। वो अपनी मर्जी के मालिक थे, अपने बड़े पापा की बेटी, उसकी इजाज़त दरकार थी जो उसे मिल गई थी। तो ये कौन होता है उसे रोकने टोकने वाला? ये सोच आते इनफाल के गाल और नाक गुस्से से सुर्ख हुए थे। वो मेरे नाना है और मैं जाऊंगी। इनफाल खुद पर कंट्रोल करती उस पर वासे कर गई। बेटा, वो उसके नाना अरसलान खान ने समझाना चाहा। बस बाबा, ये एक बात उसकी दिमाग में नहीं घुसती है क्या? ये आज के बाद नहीं जाएगी वहाँ, मतलब नहीं। क्यों आप उसको बार बार हमारे दुश्मनों के घर भेज देते हैं? महर तनी रगों और जब्त से मुठियाँ भेंचे बोला, आप होते कौन है मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाले? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे शम्स लाला के पास जाना है। इनफाल चम्मच प्लेट में फेंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जबकि शाइस्ता बेगम सर पकड़कर बैठ गई। महद ने ख्वाज जानिब नज़रों से उसे देखा था। मैं जो भी हूँ उसका भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं आखिरी बार वाज़ेह कर रहा हूँ कि तुम नहीं जाओगे। अगर गई तो महद अरसलान खान का भयानक रूप देखोगे जिसमें तबाही तुम्हारे इस शम्स लाला का मुकद्दर बनेगी। और आप सब भी सुन, अगर किसी ने मेरी इजाज़त के बगैर उसे भेजने की जुर्रत की तो नतायज का जिम्मेदार वो खुद होगा। महद अपने सुनाकर वहाँ से चला गया, जबकि इनफाल की आंखों में पानी जमा होने लगा। मैं जाऊँगी अब तो। इनफाल सबको देखकर भीगी आवाज़ ज़िद्दी लहजे में कहकर आंसू बाती अपने कमरे की जानिब भाग गए। दोनों ने खाना नहीं खाया था और लड़ झगड़ कर अपने कमरों में बंद हो गए थे, जबकि बाकी सब हैरान परेशान से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।